बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फंक्शनल एनालिसिस के लेक्चर में आज हम बात करने वाले हैं कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस और कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेसेस के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक सीक्वेंस की कन्वर्जेंस से क्या मुराद है। अ सीक्वेंस xn इन अ मैट्रिक्स स्पेस xd is said to be convergent या फिर is said to converge an element x belong to x if for every epsilon greater than 0 there exists some delta greater than 0 डेल्टा नहीं बल्कि there exists a natural number n naught. There exists a natural number n naught such that distance between xn and x is less than epsilon whenever n is greater than or equal to n naught. ये मुकम्मल डेफिनेशन है कन्वर्जेंट सीक्वेंस की। तो इसको ज़रा देखते हैं दोबारा कि अ सीक्वेंस एक्स एन इन अ मैट्रिक्स स्पेस एक्स डी इज सेड टू कन्वर्ज एक्स इन एक्स, कि जिस पॉइंट को वो सीक्वेंस कन्वर्ज करे उस पॉइंट का उस मैट्रिक्स स्पेस में होना ज़रूरी है। कंडीशन क्या है कि इफ़ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो, कि कोई भी हम पॉजिटिव नंबर चुने एप्सिलॉन तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक ऐसा नेचुरल नंबर मिलना चाहिए कि जब भी वो नंबर n अगर n नॉट से बड़ा या उसके बराबर हो तो एक्स n और x के दरमियान जो डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन से कम हो जाए। इसको एक और तरह से देखते हैं कि यही डी एक्स एन एक्स लेस देन एप्सिलॉन को हम लिख सकते हैं कि एक्स एन बिलोंग टू द ओपन बॉल विद सेंटर x एंड रेडियस एप्सिलॉन whenever n is greater than or equal to n naught, कि जब भी n नॉट से बड़ा हो या उसके बराबर हो तो एक्स एन उस ओपन बॉल के अंदर लाई कर जाए। कि ज़रा एक और तरह से देखें कि हम इसकी ज्योमेट्री यहाँ बनाते हैं। ये है हमारे पास एक मैट्रिक्स स्पेस एक्स, इसमें ये पॉइंट है एक्स और एक सीक्वेंस है एक्स एन। उसकी पहली टर्म यहाँ पे एक्स वन है, फिर ये एक्स टू है, ये एक्स थ्री है, यहाँ पे एक्स फोर है, यहाँ एक्स फाइव है एंड सो ऑन। इस तरह से इसकी तमाम टर्म्स मौजूद हैं। तो हम ये कहेंगे कि जब भी हम कोई एक एप्सिलॉन चुनें और एक्स के गिर्द एप्सिलॉन रेडियस की एक ओपन बॉल बनाएं तो उस सीक्वेंस की फाइनाइटली मैनी टर्म्स को छोड़कर बाकी तमाम टर्म्स इस ओपन बॉल के अंदर होनी चाहिए। जैसे ये कंडीशन देखें ना कि व्हेन एवर एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एन नॉट, कि एन नॉट एक चूँकि फाइनाइट नंबर है, उस नंबर के बाद वाली तमाम टर्म्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए कि वो तमाम टर्म्स उस ओपन बॉल के अंदर लाई करनी चाहिए। तो तब हम ये कहते हैं कि वो जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट और कन्वर्जेंट भी एक्स को करेगा। यानी जो भी जितने मर्जी छोटे रेडियस की ओपन बॉल बनाई जाए उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें एक ऐसा नेचुरल नंबर मिलना चाहिए कि उस नेचुरल नंबर के बाद वाली तमाम टर्म्स उस ओपन बॉल के अंदर लाई करती हों। तो उस सूरत में वो जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट कहलाता है और इस एक्स को उसकी लिमिट कहा जाता है। एक्स इज कॉल्ड लिमिट ऑफ द सीक्वेंस एक्स एन, या फिर इसे यूं भी लिखा जाता है लिमिट एन अप्रोच इन्फिनिटी एक्स एन इक्वल टू एक्स, या फिर यूं भी लिखा जाता है कि एक्स एन अप्रोच टू एक्स या कन्वर्जेस टू एक्स। ओके, तो इससे रिलेटेड एक रिजल्ट है। एक ऐसी सीक्वेंस जो कन्वर्जेंट ना हो उसे डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहा जाता है। अब बाउंडेड सीक्वेंस से क्या मुराद है? बाउंडेड सीक्वेंस से पहले देखते हैं कि बाउंडेड सेट क्या होता है। एक ऐसा सेट जिसका डायमीटर एक फाइनाइट नंबर हो वो बाउंडेड सेट कहलाता है। सेट ए सबसेट ऑफ अ मैट्रिक्स स्पेस एक्स इज बाउंडेड
इफ डायमीटर ऑफ ए जो कि इस तरह से डिफाइंड है कि सुप्रीमम ऑफ डी ऑफ एक्स वाई वेयर एक्स एंड वाई बोथ बिलोंग टू ए, कि सेट ए के कोई से दो एलिमेंट्स उठाएं, उनका डिस्टेंस फाइंड करें। इस तरह से हर दो एलिमेंट्स का डिस्टेंस फाइंड करके उनमें सबसे बड़ी वैल्यू जो होगी वो डायमीटर कहलाएगी। अगर तो ये डायमीटर एक फाइनाइट नंबर हो तो हम ये कहते हैं कि वो सेट बाउंडेड है, अदरवाइज अनबाउंडेड है। इससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स मैं पहले वाली वीडियोस में बता भी चुका हूँ कि दो बाउंडेड सेट्स का यूनियन बाउंडेड होता है, एम्प्टी सेट के रेडियस डायमीटर से क्या मुराद है, और इस तरह से सारी बातें। ओके, तो सीक्वेंस बाउंडेड कब होगी? ओके, a sequence xn is bounded if the set of corresponding values, ये वाला सेट जिसकी पहली टर्म x1 है, फिर दूसरा एलिमेंट x2 है, फिर x3 है, एंड अप टू सो ऑन, ये एक सेट है और ये एक सीक्वेंस है। यानी सीक्वेंस की तमाम टर्म्स को अगर एक सेट की फॉर्म में लिख दिया जाए, उसमें पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और इस तरह से तमाम टर्म्स को मिलाकर एक सेट बना लिया जाए, अगर वो सेट बाउंडेड होगा तो वो सीक्वेंस भी बाउंडेड होगी। अ सीक्वेंस इज बाउंडेड इफ द सेट इज बाउंडेड, क्योंकि हम ये देख चुके हैं कि सेट बाउंडेड कैसे होता है कि अगर उस सेट का डायमीटर एक फाइनाइट नंबर हो तो वो सेट बाउंडेड होता है। तो सीक्वेंस की बाउंडेडनेस डिपेंड करती है उसकी वैल्यूज़ की, उसकी टर्म्स से बनने वाले सेट की बाउंडेडनेस पर। अगर तो उसकी टर्म से बनने वाला सेट एक बाउंडेड सेट है तो वो सीक्वेंस भी बाउंडेड सीक्वेंस कहलाती है। नेक्स्ट एक थ्योरम है कि अगर एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो तो उसकी लिमिट यूनिक होती है और वो बाउंडेड भी होती है। लेट एक्स बी अ मीट्रिक स्पेस, देन नंबर वन, a convergent sequence in X is bounded, कि एक ऐसी सीक्वेंस जो कन्वर्जेंट होगी वो बाउंडेड भी होगी, एंड इट्स लिमिट इज यूनिक, कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस की लिमिट्स एक से ज़्यादा हों। ओके, नंबर टू, अगर हमारे पास दो सीक्वेंसेस हों, एक एक्स एन सीक्वेंस हो जो कि कन्वर्ज करे एक्स को, और एक दूसरी सीक्वेंस वाई एन कन्वर्ज करे वाई को, और ये दोनों सीक्वेंसेस एक्स में हों, देन द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एन एंड वाई एन, ये जो एक नया सीक्वेंस बनने जा रहा है कि हर दो रिस्पेक्टिव टर्म्स के डिफरेंस फाइंड, उनका डिस्टेंस फाइंड कर लें तो उनसे एक नया सीक्वेंस बनता है। तो वो जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करता है डी ऑफ एक्स वाई को। ओके, अब हम बात करते हैं कोशी सीक्वेंस की, कि कोशी सीक्वेंस क्या होती है और कंप्लीटनेस के साथ इसका क्या ताल्लुक है। अ सीक्वेंस एक्स एन in a metric space xd is called Cauchy if for every epsilon greater than 0 there exists some natural number n naught such that distance between xm व xn is less than epsilon for all m व n greater than or equal to n naught। इसका क्या मतलब है कि जैसे ही वो कोई दो नंबर m और n उस फिक्स नेचुरल नंबर n नॉट से बड़े हों तो उनकी टर्म्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन से थोड़ा होना चाहिए।
कि कॉशी सीक्वेंस क्या है कि इफ़ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, कि हर पॉजिटिव नंबर के लिए हमें एक नेचुरल नंबर मिलना चाहिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो उस सीक्वेंस को कॉशी सीक्वेंस कहते हैं। अब ये जो कॉशी सीक्वेंस है, रियल लाइन पर तो कॉशी सीक्वेंस और कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस में कोई फ़र्क नहीं होता। रियल एनालिसिस में हम ये पढ़ते हैं कि अ सीक्वेंस इज़ कॉशी इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ कन्वर्जेंट। लेकिन फंक्शनल एनालिसिस में कुछ ऐसी मैट्रिक्स स्पेसेस भी मौजूद हैं जिनमें कॉशी सीक्वेंस का कन्वर्जेंट होना ज़रूरी नहीं है। तो ऐसी मैट्रिक्स स्पेसेस जिनमें हर कॉशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो, उनका एक स्पेशल नेम है कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेसेस। सो XD, a metric space XD is complete if every Cauchy sequence in X is convergent। कि एक मीट्रिक स्पेस जिसमें कोई भी आप कोशी सीक्वेंस लें, अगर वो कन्वर्जेंट हो, मीन जिस पॉइंट को वो कन्वर्ज करे उसका जो लिमिट है वो अगेन अगर उसी मीट्रिक स्पेस में मौजूद हो, तो हम ये कहेंगे कि वो मीट्रिक स्पेस कंप्लीट है। और ऐसी मीट्रिक स्पेसेस जिनमें कुछ ऐसी कोशी सीक्वेंसेस पाई जाएं जो कन्वर्जेंट ना हो, तो उनको इनकम्प्लीट मीट्रिक स्पेसेस कहा जाता है। तो थ्योरम है एक, क्योंकि हम थोड़ी देर पहले ये बात कर चुके हैं कि रियल लाइन पर कॉची सीक्वेंस और कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस में कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि सेट आर यानी रियल लाइन और सी, these are complete with usual metric defined on these are complete metric spaces। अगर इसी सेट R में से कुछ पॉइंट्स निकाल दिए जाएं, तो नया बनने वाला जो सेट है, वो जो उसका मीट्रिक सब स्पेस है, वो कंप्लीट नहीं रहती। क्या रिजल्ट है कि omission of a point from R yields the incomplete space। ओके, क्योंकि कुछ ऐसी एक मिनट, यानी ओमिशन ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम आर, इसका मतलब यह है कि ये कुछ आर माइनस ए टाइप होगी। तो इसमें हम कुछ ऐसी कोशी सीक्वेंस बना सकते हैं जो पॉइंट ए को कन्वर्ज करेगी, और ए इसमें मौजूद ना होने की वजह से हम ये कहेंगे कि वो जो कोशी सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट नहीं है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि अगर रियल लाइन में से कुछ पॉइंट्स निकाल दिए जाएं, तो बाकी बच जाने वाली जो स्पेस है वो कंप्लीट नहीं होती। इसी तरह से अगर हम एक इंटरवल सेट एक्स इस तरह से ले लें, इंटरवल 0 to 1 वेयर 0 इज ओपन एंड 1 इज क्लोज, तो और इस पर हम डिस्टेंस उसी तरह से डिफाइन करें डी ऑफ एक्स वाई, जो कि यूजुअल डिस्टेंस है एक्स माइनस वाई मॉड, तो ये जो मीट्रिक स्पेस है ये कंप्लीट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम इसमें से एक सीक्वेंस ले सकते हैं एक्स एन दैट इज इक्वल टू 1/n, दिस इज कॉशी इन एक्स। ये चेक किया जा सकता है कि एक्स एन इक्वल 1/n, ये वाला सीक्वेंस एक कॉशी सीक्वेंस है। और ये कन्वर्ज किसको करता है? एक्स एन कन्वर्ज करता है जीरो को, जबकि ये जीरो उस सेट एक्स में मौजूद ही नहीं है। तो ये रीजन है कि ये जो सेट एक्स है, दिस इज नॉट कंप्लीट, एक्स इज इनकम्प्लीट मैट्रिक्स स्पेस। ओके, तो अभी हम ये बात कर रहे हैं कि ज़रूरी नहीं होता कि हर कोशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो, लेकिन अगर एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो ज़रूरी है कि वो कोशी भी हो। थ्योरम है कि एवरी
convergent sequence in a metric space is a Cauchy sequence. कन्वर्स ट्रू नहीं है, लेकिन अगर एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो फिर वो Cauchy भी है। एक और रिजल्ट है थ्योरम की फॉर्म में ही हम देखते हैं कि सेट के क्लोजनेस के बारे में भी हम कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस से कुछ रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। लेट M be a subset of a metric space X D, then X belong to collier of M. collier of M जैसा कि हम डिफाइन कर चुके हैं कि the intersection of all closed supersets of M. तो एक पॉइंट collier of M में तब मौजूद होगा if and only if, जिसे एडहेरेंट पॉइंट भी कहते हैं। एक ऐसा पॉइंट जो किसी सेट के कोलेयर में हो उसे एडहेरेंट पॉइंट कहा जाता है। तो कोई भी पॉइंट सेट M का एडहेरेंट पॉइंट तब होगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो कि इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस xn इन M सच दैट xn कन्वर्जेस टू x। कि कोई भी पॉइंट कोलेयर में तब होगा जब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक M में ही एक ऐसी सीक्वेंस पाई जाए जिसकी लिमिट वो x हो। और अगर x एक कोलेयर में पाया जाने वाला एक पॉइंट है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग लाजमी एक सीक्वेंस होगी जो कि x को कन्वर्ज करेगी। तो ये इफ एंड ओनली इफ के साथ ट्रू है। तो एक सब स्पेस, अगर हमारे पास एक मीट्रिक स्पेस है, मीट्रिक स्पेस की कंप्लीटनेस तो हम उसी तरह से चेक करते हैं कि उसमें Cauchy सीक्वेंस देखा जाए, यानी हर Cauchy सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास एक मीट्रिक स्पेस कंप्लीट है तो क्या उसकी सब स्पेस भी कंप्लीट होगी? तो इस क्वेश्चन को टैकल करने के लिए एक थ्योरम है कि a subspace M of a complete metric space X is itself complete if and only if M is closed in X। तो इस रिजल्ट से हमें यह भी पता चला कि ज़रूरी नहीं होता कि कंप्लीट मीट्रिक स्पेस की हर सब स्पेस कंप्लीट हो। सिर्फ वही सब स्पेस कंप्लीट होगी जो एज अ सेट X का एक क्लोज्ड सेट हो। दोबारा देखिए, क्या सब स्पेस M ऑफ अ कंप्लीट मीट्रिक स्पेस X इज इटसेल्फ कंप्लीट इफ एंड ओनली इफ M इज क्लोज्ड इन X। कि अगर कंप्लीट मीट्रिक स्पेस का एक ऐसा सबसेट लिया जाए, एक ऐसी सब स्पेस ली जाए जो क्लोज ना हो, तो वो कंप्लीट मीट्रिक स्पेस फॉर्म नहीं करेगी। तो इससे पता ये चला कि कंप्लीट मीट्रिक स्पेस के अंदर ऐसी सब स्पेसेस भी हो सकती हैं जो इटसेल्फ कंप्लीट ना हो। ओके, तो हम कंटिन्यूटी पढ़ चुके हैं। कंटिन्यूस मैपिंग का कन्वर्जेंस के साथ क्या ताल्लुक है, ये देखते हैं। दो मैट्रिक स्पेसेस हैं x और y। x t एक ऐसी मैपिंग है जो x से y की तरफ है। x और y दोनों मैट्रिक स्पेसेस हैं। t from x to y is continuous if and only if xn converge to x naught implies that t of xn converges to t of x naught। कि अगर हम इस तरह से दो सीक्वेंसेस बना लें, एक सीक्वेंस xn हो और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग t ऑफ xn वाली सीक्वेंस y में मौजूद होगी। मैं यहाँ इसके लिए थोड़ी सी डायग्राम बना देता हूँ कि ये है हमारे पास x और ये है y। यहाँ पे हम एक सीक्वेंस बनाते हैं, एक है x1, एक उसकी दूसरी टर्म x2, फिर x3 एंड अप टू सो ऑन। इधर उनके इमेजेस होंगे t ऑफ x1, t ऑफ x2, t ऑफ x3 एंड सो ऑन।
टी एक मैपिंग है एक्स से वाई की तरफ। तो ये टी मैपिंग कंटिन्यूस तब होगी जब अगर ये वाली सीक्वेंस x1 x2 x3 अप टू सो ऑन ये कन्वर्ज कर रही हो x नॉट को, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग x1 का जो इमेज है t ऑफ x1, x2 का इमेज t ऑफ x2, x3 का इमेज t ऑफ x3 एंड अप टू सो ऑन ये वाला जो सीक्वेंस है ये कन्वर्ज कर रहा हो t ऑफ x नॉट को, तो उस सूरत में हम ये कह सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट है। अदरवाइज इसका कन्वर्जेंट होना ज़रूरी नहीं है। तो मैं बुक से एक्सरसाइज में से चंद एक रिजल्ट्स लिख रहा हूँ। उनमें पहला ये है कि सब सीक्वेंस के बारे में क्या ख्याल है। अगर एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो क्या उसकी सब सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होनी चाहिए। अगर एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और उसका लिमिट x है तो क्या उसकी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंसेस की लिमिट भी x होनी चाहिए। तो इस तरह के एक रिजल्ट है कि इफ़ xn converges to x, then every subsequence of xn is convergent and has the same limit x। कि अगर एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसकी हर सब सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होगी और उसी पॉइंट को कन्वर्ज करेगी जिस पॉइंट को सीक्वेंस xn कन्वर्ज कर रही थी। ओके, नंबर 2, if xn is Cauchy and has a convergent subsequence has a convergent subsequence, say xnk that converges to x, then xn is convergent। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। सम टाइम कंप्लीट मैट्रिक स्पेसेस शो करने के लिए यही रिजल्ट यूज़ किया जाता है। इसमें क्या है कि अगर हमारे पास एक सीक्वेंस कोशी है, हमें नहीं पता कि वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। ज़रूरी नहीं है कि कोशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो, लेकिन अगर उस कोशी सीक्वेंस में कोई एक ऐसी सब सीक्वेंस मौजूद हो जो कन्वर्जेंट हो तो फिर वो कोशी सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होता है और उसी पॉइंट को कन्वर्ज करता है। यानी कोशी सीक्वेंस की कन्वर्जेंस के लिए एक तरीकाकार ये भी हो सकता है कि आप ये चेक कर लें कि क्या उसकी कोई कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है। अगर उसकी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगी तो अल्टीमेटली वो कोशी सीक्वेंस खुद भी कन्वर्जेंट होगी। नेक्स्ट एक और रिजल्ट है कि एवरी कोशी सीक्वेंस इज बाउंडेड। हम इससे पहले ये पढ़ चुके हैं कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो हर कोशी सीक्वेंस भी बाउंडेड होता है। ज़रूरी नहीं होता कि कोशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो, लेकिन इसका बाउंडेड होना ज़रूरी है। ओके, तो अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेसेस की, कि कौन कौन सी मैट्रिक्स स्पेसेस जो हम पहले पढ़ चुके हैं उनमें से कौन कौन सी हैं जो कि कंप्लीट हैं और कौन सी कंप्लीट नहीं है। तो उनमें सबसे पहले तो है r पावर n विद यूजुअल मैट्रिक डिफाइंड ऑन r पावर n, c पावर n, ये दोनों कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेसेस हैं। l पावर इंफिनिटी, ओके, इसके बाद c l पावर p, l पावर p जो कि pth पावर सीरीज जिनकी कन्वर्ज करती है, ऐसी सीक्वेंसेस जिनकी pth पावर सीरीज कन्वर्ज करती है। c ऑफ a b, कॉन्टिन्यूस फंक्शंस डिफाइंड ऑन a टू b क्लोज इंटरवल। तो ये जो मैट्रिक्स स्पेसेस हैं ये तमाम कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेसेस हैं। ये अमूमी तौर पर एक आध MCQs में ये पूछ लिया जाता है मैट्रिक्स स्पेस देखकर कि इनमें से कौन सी हैं जो कि कंप्लीट हैं।
ओके, तो चंद एक इनकम्प्लीट मैट्रिक स्पेसेस कौन सी हैं? उनमें सबसे पहले तो स्पेस क्यू है एज एन इंड्यूस्ड मैट्रिक फ्रॉम आर। इस पर डिस्टेंस उसी तरह से डिफाइंड है कि डी ऑफ एक्स वाई दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। पहले हम ये देख चुके हैं कि अगर रियल लाइन में से कुछ पॉइंट्स निकाल दिए जाएं तो जो बनने वाली नई स्पेस है वो इनकम्प्लीट होती है। इसी तरह से क्यू को देखा जा सकता है कि अगर आप पूरी रियल लाइन में से इरेशनल नंबर्स को निकाल दें तो बाकी क्यू बच जाता है, इसलिए ये इनकम्प्लीट मैट्रिक स्पेस है। सिमिलरली क्यू प्राइम जो है ये भी एक इनकम्प्लीट मैट्रिक स्पेस है। ओके, इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं जो कि कुछ इस तरह से डिफाइंड है कि लेट एक्स बी द सेट ऑफ ऑल continuous functions on the closed interval a to b and the metric is defined as d of, दो फंक्शन ले लें x और y दो फंक्शन हैं जो कि कंटिन्यूस हैं क्लोज इंटरवल ए बी पर, और इसके दरमियान डिस्टेंस इस तरह से डिफाइन करते हैं तो इंटेग्रल फ्रॉम 0 to 1 x ऑफ टी माइनस y ऑफ टी मॉड एंड डी टी। तो इस मैट्रिक के तहत ये जो मैट्रिक स्पेस है ये कंप्लीट नहीं है। अब देखा जाए तो ये मैट्रिक स्पेस वही सी ऑफ ए बी है जैसा कि हम ये पहले देख चुके हैं जो कि कंप्लीट है। ये सी ऑफ ए बी ये तो कंप्लीट है, लेकिन जब हम नीचे बात करते हैं तो ये कंप्लीट नहीं है। इसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो मैट्रिक डिफाइंड है सी ऑफ ए बी में ये, और नीचे इस एग्जाम्पल में जो मैट्रिक डिफाइंड है ये दोनों मुख्तलिफ मैट्रिक हैं। तो ऐसा हो सकता है कि एक मैट्रिक स्पेस एक मैट्रिक के तहत तो कंप्लीट हो, जबकि अगर मैट्रिक को चेंज किया जाए तो वो कंप्लीट ना रहे। ओके, नेक्स्ट, डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस इज ऑलवेज कंप्लीट। डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस इज कंप्लीट। इसमें जो कोशी सीक्वेंस, अगर हम इसमें कोई भी कोशी सीक्वेंस लें तो कोशी सीक्वेंस एक फाइनाइटली मैनी टर्म्स के बाद वो तमाम टर्म्स कांस्टेंट हो जाती हैं, तो इस वजह से वो उसी पॉइंट को कन्वर्ज करती हैं जो कि उसमें मौजूद होता है। तो मतलब सिंपली आप इतना देख लें कि डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में यूनिफॉर्म और कोशी सीक्वेंसेस का बिहेवियर कैसा होता है, तो वहाँ से ये आइडिया हो जाता है कि वाकई डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस एक कंप्लीट मैट्रिक स्पेस होती है। इसके बाद एक टर्म हम डिफाइन करते हैं, जैसा कि ग्रुप्स के दरमियान हम होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करते थे कि जो स्ट्रक्चर प्रिजर्व कर देते थे, इसी तरह अगर दो मैट्रिक स्पेसेस के दरमियान हमें एक ऐसी मैपिंग चाहिए हो जो उनके दरमियान डिस्टेंस को प्रिजर्व कर दे तो उसको आइसोमेट्री कहा जाता है। कैसे डिफाइंड है कि a mapping T from a metric space X to X hat X tilde, X D एक metric space है और दूसरी metric space है X tilde with the metric D tilde, then this mapping is isometry if for all X Y belong to X, distance between T of X and T of Y is equal to distance between X and Y। अब देखा जाए कि X और Y जो कि एलिमेंट्स हैं सेट X के, उनके दरमियान डिस्टेंस D है, जबकि TX और TY एलिमेंट्स हैं X टिल्डा के, तो उनके दरमियान डिस्टेंस जो डिफाइंड है वो D टिल्डा से, तो इसलिए यहाँ D टिल्डा लगाना चाहिए। क्या मतलब है कि ये हमारे पास मैट्रिक स्पेस X है, ये दूसरी मैट्रिक स्पेस X टिल्डा है, यहाँ से हम दो पॉइंट लेते हैं, एक X है और एक Y है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो है D ऑफ एक्स वाई। तो सिमिलरली ये जो X का इमेज है T ऑफ X और Y का इमेज है जो कि T ऑफ Y, तो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है T ऑफ X, डिस्टेंस बिटवीन TX एंड TY। ये डिस्टेंस सेम रहने चाहिए कि ये TX TY के दरमियान डिस्टेंस और X और Y के दरमियान डिस्टेंस अगर ये बराबर रहें मैट्रिक स्पेस X के कोई से दो एलिमेंट X और Y के लिए,
तो उस मैपिंग को आइसोमेट्री कहा जाता है। और अगर दो मीट्रिक स्पेसेस के दरमियान एक आइसोमेट्री पाई जाए तो हम ये कहते हैं कि वो दोनों मीट्रिक स्पेसेस आइसोमेट्रिक हैं। टू मीट्रिक स्पेसेस एक्स डी एंड एक्स tilde d tilde are called isometric if there exists an isometry t from x to x tilde, कि कोई एक भी आइसोमेट्री मैपिंग पाई जाए x से x tilde की तरफ तो हम ये कहते हैं कि वो दोनों आइसोमेट्रिक हैं। और एक ऐसी दो ऐसी स्पेसेस जिनके दरमियान आइसोमेट्री ना पाई जाए उनको नॉन आइसोमेट्रिक स्पेसेस कहा जाता है। ओके, तो अब हमने इससे पहले जो एग्जांपल है उसमें ये देखा कि ज़रूरी नहीं है कि हर मैट्रिक स्पेस कंप्लीट हो। कुछ ऐसी मैट्रिक स्पेसेस थी जो कि कंप्लीट थी, लेकिन कुछ ऐसी मैट्रिक स्पेसेस भी थी जो कंप्लीट नहीं थी। तो हर मैट्रिक स्पेस को कंप्लीट बनाया जा सकता है, जो कि प्रोसेस कहलाता है कंप्लीशन। तो किसी भी मैट्रिक स्पेस को कंप्लीट मैट्रिक स्पेस कैसे बनाया जा सकता है, तो उसके लिए हम एक रिजल्ट देखते हैं। थ्योरम है कि फॉर अ मैट्रिक स्पेस एक्स डी देयर एग्जिस्ट अ कंप्लीट मैट्रिक स्पेस there exists a complete metric space x tilde that is defined as x tilde with the metric d tilde which has a subspace W that is isometric to x and is dense in x tilde। तो ये है हमारे पास मेन रिजल्ट आइसोमेट्री से मुतालिक। क्या मतलब है इसका कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक स्पेस x है जो कि हो सकता है कंप्लीट ना हो, और एक और मैट्रिक स्पेस है x, यानी अगर ये कंप्लीट नहीं है तो एक ऐसी मैट्रिक स्पेस कंप्लीट मैट्रिक स्पेस x tilde लाजमी मौजूद होगी कि जिसके अंदर एक ऐसी सब स्पेस होगी सेट W कि ये जो W है और ये जो x हैं ये दोनों आइसोमेट्रिक हैं। आइसोमेट्रिक को हम इस तरह से लिखेंगे कि W इज आइसोमेट्रिक टू x कि ये x उस W के आइसोमेट्रिक होगा और ये W x tilde में डेंस होगा, यानी W कोलेयर विल बी इक्वल टू x tilde। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ठीक है, x खुद तो एक कंप्लीट मैट्रिक स्पेस नहीं है, लेकिन ये किसी कंप्लीट मैट्रिक स्पेस की सब स्पेस के आइसोमेट्रिक है, मीन उसी के अंदर ही मौजूद है, उसका इमेज उसमें मौजूद है।